इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी फेडरल बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है। फेडरल बैंक ने ब्याज दर में 0.75% का इजाफा कर दिया है। 28 साल बाद फेडरल बैंक ने इतनी ज्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और माना जा रहा है इसका सीधा असर होगा भारतीय बाजार पर और रुपए में एक बार फिर गिरावट दर्ज की जाएगी। तो अमेरिकी फेडरल बैंक ने यह बड़ा फैसला किया है और इस फैसले से सीधा भारतीय बाजार पर असर पड़ेगा। फेडरल बैंक ने ब्याज दर में 0.75% का इजाफा कर दिया है और यह इजाफा, इतना बड़ा इजाफा 28 साल बाद देखने को मिला है। माना जा रहा है कि इसका असर सीधा भारतीय बाजार पर पड़ेगा और एक बार फिर रुपए में गिरावट आ जाएगी। इसके पहले भी डॉलर के हिसाब से रुपए में गिरावट दर्ज की गई थी और अब एक बार फिर इस फैसले के बाद भारतीय बाजार पर इसका असर पड़ेगा, रुपए में गिरावट आएगी। 28 साल बाद यह फैसला लिया गया है। रुपया और ज्यादा गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यह फैसला भारतीय बाजार के लिए ठीक नहीं है। नमस्ते भारत में अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और कल भी इस मामले में पूछताछ होगी। अब तक राहुल से 30 घंटे तक की पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस देश भर में आज राजभवन का घेराव करेगी। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक होनी है जिसमें राष्ट्रपति और गृह मंत्री से पूरे मामले की शिकायत करने की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। तो पहले ही लगातार पूछताछ हो रही है। 3 दिन तक पूछताछ हो चुकी है राहुल गांधी से और अब कल एक बार फिर ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी को करना होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रही है। सरकार पर ईडी के बेजा इस्तेमाल का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। तो राहुल गांधी से 3 दिन 30 घंटे की पूछताछ हुई। अब एक दिन का राहुल को ब्रेक, यानी आज का ब्रेक दिया गया है। कल एक बार फिर राहुल से सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि 3 दिन के 30 घंटों वाले संग्राम की पूरी कहानी आखिर क्या है। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये राहुल गांधी है, ये इंदिरा गांधी का पोता है। इसको इस तरह से चुप नहीं करा पाओगे और हम सब उनके सिपाही हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। अहंकारी सरकार जान ले कि अहंकार रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा। मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा। कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार का अहंकार टूटेगा और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार का तिलिस्म तबाह होगा। लूट, भ्रष्टाचार, सत्याग्रह, हंगामा, हाहाकार और अहंकार, ऐसे बेहद भारी भरकम शब्दों के जरिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और इस पूरे घमासान के केंद्र में है कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी। लगातार 3 दिन से राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दफ्तर सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय वो संस्था है जो गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का कानूनी तरीके से हिसाब किताब करती है और लगाम लगाने का काम करती है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी की पेशी हो रही है और अपने नेता की पेशी के खिलाफ पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। तीन दिन से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर और दक्षिण तक हर दिशा में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं।
सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले हैं? क्या इस बात की आशंका है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए? देखिए, मैं किसी चीज़ से हैरान नहीं होऊंगा और ये बात मेरे लिए भी बोली गई थी। ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी को ईडी ने सवाल जवाब के लिए बुलाया। सोमवार को राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम बड़े नेता दिल्ली की जलाने वाली गर्मी में पसीना बहाते हुए दिखाई दिए थे। राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ पार्टी के विरोध को कांग्रेस ने सत्याग्रह करार दिया है और कांग्रेसी सत्याग्रह की ये लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं, उसके लिए ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के ठीक बगल में पृथ्वीराज रोड की है, जहां यूथ कांग्रेस के नेता बीच सड़क पर टायर जलाकर सत्याग्रह कर रहे थे और आम जनता ट्रैफिक में फंसी परेशान हो रही थी। प्रदर्शन का एक तरीका होता है, आप बीच सड़क पर टायर जला करके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इससे आम जनता को देश में तानाशाही कांग्रेस लीडरों को देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। प्रदर्शन देखिए, आज जिस तरीके से देश में हालात है, हमारे सारे नेताओं को बंद कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया है, हमारी आवाज को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान जबरन कांग्रेस के नेताओं को सड़क से उठाकर बसों में भर रहे थे, लेकिन नेताओं का जोश देखिए। राहुल गांधी के नाम पर ठंडा होना तो दूर की बात, वो तो उबल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपाधापी और बैरिकेडिंग के पास धक्का मुक्की की अगली तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की है। खबर आई कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के भीतर दाखिल हो गई थी। कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली पुलिस कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस करके लोगों को पकड़ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दरवाजा है और दरवाजे के ठीक आगे पुलिस मौजूद है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस न सिर्फ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया। मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी की सब हदें पार कर गई। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं। कांग्रेस लगातार विरोध को कुचलने का आरोप लगा रही है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल गलत एलिगेशंस हैं। जो भी उनके सीनियर फंक्शनरीज हैं, उनमें उन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड की थी। उस लिस्ट के मुताबिक इवन सभी एमपीज थे, उनको भी हमने मूवमेंट उस एरिया में अलाउ किया था। जो 144 की धारा वहाँ पे लगी हुई है, तो अंदर से काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने वो बैरिकेड्स वगैरह पुलिस जवानों पे फेंके हैं। तो उसके चलते वो थोड़ा सा धक्का मुक्की हो सकती है हुई हो, लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने जो कहा वो आपने सुना। अब जरा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर की तस्वीर देखिए। दीपेंद्र हुड्डा अपने ही घर के दरवाजे पर धरना देकर बैठे हुए हैं और वजह ये है कि उनका घर बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी गुनाह है। घर पे ही आप धरना दे रहे हैं, क्या वजह है? आप देखो, घर के बाहर आप बैरिकेड भी दिखाओ। भैया एक बार प्लीज़ बैरिकेड दिखा दो। ये बैरिकेड प्रजातंत्र में विपक्ष को आभूषण के रूप में ये सरकार ने पहनाया, हार पहनाया हमें। हमारा निवास स्थान के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हम ना बाहर निकल सकते। मगर ये
क्यों कर रही है सरकार? ये एक संकुचित मानसिकता। विपक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का, विरोध धरने का अधिकार है प्रजातंत्र में। कांग्रेस के बवाल और राजनीतिक घमासान के बाद अब बारी है उस मामले को समझने की जिसके तहत राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी हो रही है। इस केस का नाम है नेशनल हेराल्ड केस में 3 किरदार हैं। पहला, गांधी परिवार। दूसरा, AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल। तीसरा, यंग इंडियन कंपनी जिसके डायरेक्टर हैं राहुल गांधी। ये तो नेशनल हेराल्ड केस के हुए किरदार। अब इसमें सबसे पहले AJL की भूमिका को समझिए। आजादी से पहले 1937 में कांग्रेस पार्टी ने AJL को बनाया था। इस कंपनी को भारत की अलग अलग भाषाओं में अखबार निकालने के लिए बनाया गया था। AJL से अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबार प्रकाशित किए जाते थे। AJL को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सहयोग कर रहे थे और वही इस कंपनी के शेयर होल्डर भी थे। AJL के संस्थापक सदस्यों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, रफी अहमद किदवई और आचार्य नरेंद्र देव जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। इनके अलावा हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने मिल करके इसे खड़ा किया था। AJL का काम अखबार छापना था, लेकिन साल 2008 तक आखिरी अखबार नेशनल हेराल्ड भी छपना बंद हो गया। 2008 तक AJL पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। अखबार बंद होने के बाद AJL ने प्रॉपर्टी को ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां जैसे बिजनेस के लिए किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने करोड़ों रुपया किराया मिलने लगा। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत में दर्ज है कि AJL का अधिग्रहण करने के लिए यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई गई। इस कंपनी में 38% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। बाकी हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे की है। जब यंग इंडियन ने AJL का अधिग्रहण किया, उस वक्त AJL पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी। फरवरी 2011 में कांग्रेस पार्टी ने AJL को कर्ज चुकाने के लिए 90 करोड़ रुपए बिना ब्याज वाला लोन दिया। बदले में AJL ने अपने 99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। यानी AJL की करीब 2000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति अब राहुल और सोनिया के मालिकाना हक वाली कंपनी यंग इंडियन की हो गई। यंग इंडियन कंपनी को कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का लोन चुकाना था, लेकिन 50 लाख रुपए लोन चुकाने के बाद ही कांग्रेस ने यंग इंडियन का लोन माफ कर दिया। इसीलिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि राहुल की कंपनी ने 50 लाख का भुगतान करके 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब प्रवर्तन निदेशालय इसी लेन देन को लेकर लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। देश से लेकर विदेशी बैंक खातों की जानकारी मांगी जा रही है और उसके साथ ये भी पूछा जा रहा है कि यंग इंडियन कंपनी बनाने का निर्णय किसका था। ईडी सूत्रों का दावा है कि ईडी अधिकारियों के सवालों के जवाब में राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं उससे ईडी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि इस पूरी पूछताछ पर कांग्रेस सवाल कर रही है कि कंपनी हमारी, पैसा हमारा, तो फिर आपको दिक्कत कहां आ रही है? ना अपराध है, ना कोई अपराध हुआ। हमारा अखबार, हमारी पार्टी, हमारा पैसा, हम चलाएं। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमने हमारा पैसा हमारे अखबार को चलाने के लिए दिया। तुम कौन हो भैया खामख्वा? फंड का फंडा में बात कर रहे हैं, पैसे से पैसा बनाने की। धीरेन्द्र, पैसा बनाने से पहले क्या इंश्योरेंस जरूरी है? पहले क्या जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स हैं तो लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है। पूंजी इकट्ठा होने में समय लगेगा, जिससे आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा, और तब जब तक ये नहीं होता है तब तक आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को बना चुके हैं कि आप इतना रुपया कमाएंगे, इतना रुपया बचाएंगे और उसको आप निवेश करेंगे, और रफ्तार से पैसा अपना अभी से बचाना शुरू कीजिए, उसको इक्विटी में लगाइए, और उसकी तैयारी रिटायरमेंट के 3 साल पहले आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी मासिक आमदनी या सालाना आमदनी की जो ज़रूरत होगी वो 3 साल पहले वो फिक्स्ड इनकम में मूव कर जाए। तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा इक्विटी का। कि टेंशन नहीं लेना है, प्लानिंग करना है और आगे बढ़ना है और फंड का फंडा देखना है।
एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। नमस्ते भारत में अब बात कर लेते हैं कंफ्यूजन की। देखिए, सेना में भर्ती के लिए 2 दिन पहले मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है, जिसको लेकर काफी संग्राम भी छिड़ गया है। राजनीतिक दल ही नहीं, पूर्व सैनिक भी अब इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, लोगों की मांग इसे लेकर क्या है। भर्ती प्रक्रिया बंद करो, भर्ती प्रक्रिया बंद करो। जो भी अग्निवीर में आना चाहते हैं उसमें जोश, जज्बा, जुनून चाहिए। नौकरी के लिए कृपया मत। नेता हो या विधायक हो, उसको 5 साल विधायकी करने को मिलता है। हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तो 4 साल बाद निकलेगा तो वो छाती तान के आराम से निकलेगा। जहां भी जाएगा उसको दोनों हाथ से रिसीव किया जाएगा। सेना के दावे पर पहले दिन ही बिहार से सवाल उठे। सेना में पुरानी भर्ती व्यवस्था के रद्द होने से वो छात्र सड़कों पर हैं, जिनकी भर्ती पिछले 2 सालों से अटकी हुई थी। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका दावा है कि वो सेना का फिजिकल और मेडिकल एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब सरकार ने अचानक पुरानी सारी भर्तियां रद्द कर दी हैं। बिहार के बक्सर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में आज ये अभ्यर्थी इस नई भर्ती प्रक्रिया का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सेना में युवा को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 4 साल में से 1 साल तो युवाओं के ट्रेनिंग में गुजर जाएगा। उसके बाद 3 साल के लिए युवाओं को जॉब मिलेगा, उसके बाद 4 साल के बाद युवाओं को इसमें से रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद पेंशन भी युवाओं को नहीं मिलेगा। तो 4 साल के बाद वही युवा बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें घर बेचना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार पुराने तरीके से ही सेना भर्ती को पुनः चालू करें। छात्रों की शिकायत है कि 2 साल पहले वो जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उसे अचानक क्यों रद्द किया गया। 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कार्ड दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग का मांग है जो बंद किया जाए, डीओडी वापस ले और एग्जाम शुरू किया जाए। पर सवाल सिर्फ इस विरोध का नहीं है, बल्कि उन सवालों का है जो इस नई भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे हैं। सेना का दावा है कि उसने अपनी औसत उम्र कम करने के लिए ये फैसला लिया है। Today, we see that the average age of an Indian Army soldier is approximately 32 to 33 years. And with the Agniveer and the Agnipath scheme coming into the fold, in around 8 to 10 years, we will be able to lower the profile of the soldier to approximately 24 to 26 years. And this will only make the army fitter. We'll be able to handle more challenging situations that we come across in the difficult areas that our troops operate in. सबसे प्रमुख सवाल ये पूछा जा रहा है कि 4 साल बाद जब इन युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। इसका जवाब आज सेना की तरफ से दिया गया। को जॉब मिलने की बात हम सोच रहे हैं, वो इतना आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो 4 साल के बाद वो जॉब ना मिले और वो एक मिनियल जॉब करें, जैसे सिक्योरिटी गार्ड या कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, अपने आप को ज़िंदा रखना या अपने आप के कुछ कमाई करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या हम इनको लेटरली इंडक्ट कर सकते हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में। हमारी भारत फौज बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे मैं इनको दोनों हाथ से इनको कबूल करने के लिए तैयार रहूंगा। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग और वो भी फौज के साथ, जिसमें इतना बड़ा, देखिए मॉरल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, इथॉस बोलते हैं, जो एथिक्स बोलते हैं, जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन, आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे, इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई पूरा समाज कबूलेगा। तो बाकी जहां तक सवाल है 4 साल के बाद कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, 40 साल बाद जा रहा है, 50 साल बाद जा रहा है, वो तो देखिए आपके और मेरे बलबूते के बाहर है।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब जवान की नौकरी ही 4 साल की होगी तो क्या वो लड़ पाएगा? क्या उसके अंदर वो डेडिकेशन आ पाएगा? दो जो दुश्मन हैं वो आपके नॉर्थ में चीन है और वेस्ट में पाकिस्तान। वो करीब 7 से 10% अपना जीडीपी का डिफेंस बजट में खर्च करते हैं। तो ऐसे में आपको जो टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ से जो लोग आएंगे, अग्निवीर, वो 4 साल के लिए आएंगे तो वो इतना जज्बा मुझे लगता नहीं। नाम नमक और निशान की जो बात होती है फिर वो सोचेंगे, क्योंकि जिसका जो आज की तारीख में जो जवान है वो अपनी जान को हथेली में लेके चलता है, अपनी देश की सेवा के लिए अपनी जान निछावर कर सकता है। मगर ये जो 4 साल के लिए अग्निवीर आएंगे, उनको पता है कि वो 4 साल के बाद दोबारा एक इन्वायरमेंट में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो वो एक डर पैदा है उनको कि उसकी फैमिली का क्या होगा 4 साल के बाद। जब हम रिक्रूटमेंट रैली करते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनती है। बहुत लोग बोलते हैं साहब मैंने तो अपना फिजिकल भी पास कर लिया था और मेरे ख्याल से रिटर्न भी मेरा पास था, बट मुझे बुलाया नहीं गया। उसी प्रकार से ऑफिसर्स की एसएसबी होती है, उसमें भी आप देखिए क्या होता है कि आप एग्जाम पास कर जाते हैं बट आपको कॉल अप लेटर नहीं आता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरिट जो नहीं आता है इसका मतलब कि वो नाकाबिल है। वो तो एक सोचने का नजरिया है। जब हमारे होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि जो 25 सेलेक्ट हो जाएंगे वो ठीक है, बाकी को हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे अग्निवीरों के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान भी शुरू कर दिया है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसे जवानों को राज्य सरकार की नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया। विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी, या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। फौज से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग में जब इन जवानों को सारे हथियार चलाने सिखाए जाएंगे तो कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं चले जाएंगे। इसका जवाब भी फौज की तरफ से दिया गया। 75% है जो जब आप उनको निकालेंगे आप उनको क्या रिहेबिलिटेशन देंगे? जब उसको ट्रेनिंग आपने आर्म्स एम्युनिशन वगैरह की दे दी, और ये हमने पीछे भी देखा है कि जो कई ऐसे लोग हैं वो जाके नक्सल्स के साथ मिले हैं। क्या हम देश के अंदर ट्रेंड नक्सल्स पैदा करेंगे? फिर आधा जब ग्लास होता है तो आपको देखना है आधा ग्लास है या आधा खाली है, भरा है या खाली है। तो अगर आप सिर्फ खाली की तरफ देखेंगे तो खाली नजर आएगा, नेगेटिव नजर आएगा। अगर आप उसको भरा देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत देश इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, तो अगर आप लंबे रास्ते में देखिए, अगर 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप देखिए एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा। मैं तो आपको ये तक उदाहरण दे रहा हूं, अब देखिए कहीं पे जैसे क्राइम हो रहा होता है कहीं भी, तो लोग क्या करते हैं, अनदेखा करके एक तरफ चल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ये अग्निवीर कहीं सड़क पे चल रहा होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही होगी, कोई लड़की किसी को छेड़ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अग्निवीर आगे बढ़ के उसको रोकेगा। ये हकीकत है कि सरकार को अपने डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा फौज के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करना है और इसके लिए उसे अपनी सैलरी और पेंशन कम करनी होगी। इसीलिए ये नई स्कीम लाई गई है और इसीलिए फौज तमाम सवालों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। दिल्ली एनसीआर में देर रात मौसम का मिजाज बदला तो लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। ये प्री मानसून बारिश बताई जा रही है, तो कल देर रात झमाझम बारिश हुई और तेज गर्मी से जरूर राहत मिली है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में रिमझिम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान से झमाझम गिरी बूंदों ने लोगों को बड़ी राहत दी। दिल्ली का विजय चौक हो या फिर नोएडा, हर तरफ सड़कों पर पानी की बूंदें नजर आने लगी। बारिश की बौछार के साथ ही ठंडी हवा ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। हालांकि दिल्ली वालों को मानसून के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल प्री मानसून बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से जो राहत मिली है उसका आनंद लीजिए। असम में भारी बारिश से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बुरा हाल है। दीमा हसाओं में अचानक बाढ़ आ जाने से सैलानी रास्ते में ही फंस गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, असम से भारी बारिश की वजह से बुरा हाल, कई इलाके के लोगों के लिए मुसीबत। दीमा हसाओं में अचानक बाढ़ आ गई, सैलानी रास्ते में ही फंस गए।
पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। भारी बारिश की वजह से अचानक आए इस सैलाब में बड़ी संख्या में सैलानी फंस गए। सैलाब की ये तस्वीरें असम के दीमा हसाओ की हैं। सब कुछ मानो थम सा गया है। इन तस्वीरों को देखिए, पानी का तेज बहाव है और बीच में सैलानियों की गाड़ी फंसी है। सैलाब में घिरे लोग बचाव के लिए लोगों को बुला रहे हैं। बताया जा रहा है कि सैलानी यहां से गुजर रहे थे, तभी अचानक पानी का तेज बहाव सब कुछ तोड़ता हुआ सड़क पर आ गया और ये लोग बीच रास्ते में फंस गए। देखिए, एक दो नहीं, कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं। काफी देर तक ये लोग सैलाब के बीच घिरे रहे। हालांकि स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। पिछले कुछ दिनों से असम में तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से दीमा हसाओ में कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो असम के तमुलपुर जिले से लेकर बोंगई गांव तक बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। असम में हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से नदी किनारे बसे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इन तस्वीरों को देखिए, बोंगई गांव में नदी में तेज बहाव है। नदी किनारे एक घर बना है और उसके पास कुछ लोग खड़े हैं। तभी अचानक नदी तट पर बना आशियाना पल भर में पानी में समा गया। भारी बारिश की वजह से असम के तमुलपुर में भी बुरा हाल है। गांव में पानी घुस गया है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ की वजह से 7,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम के नगांव में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है। तेज बहाव की वजह से एक डैम टूट गया है। प्रशासन लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील कर रहा है। असम में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और इसी वजह से असम में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन हालात अभी से ही बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे बने हालात की ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी से आई हैं। यहाँ 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बारिश के बीच मजबूरी ऐसी है कि लोगों को घुटने तक भरे पानी के बीच भी जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से गुवाहाटी में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं आई। हाल इस कदर बेहाल है कि बाहर बारिश के पानी से जल जमाव है, तो घर के अंदर बिना बिजली के जीना मुहाल लग रहा है। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने असम और मेघालय के लिए 17 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा है, जिस वजह से भारी नुकसान की खबर है। फिलहाल अगले कुछ दिन तेज बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू की है। नाले के बीच मलबा तेजी से बह रहा है। कुल्लू में बादल फटने की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बादल फटने के बाद मलबे के इस सैलाब ने हर किसी को डरा दिया। जो जहां था वहीं ठहर गया। स्कूली बच्चे हो या फिर बड़े, कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बड़ी संख्या में लोग रास्ते में फंसे नजर आए। काफी देर तक लोग सैलाब खत्म होने का इंतजार करते हैं। बहाव कम हुआ तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मलबा अब भी सड़क पर था, लिहाजा कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लिहाजा प्रशासन की टीम बुलाई गई और रास्ते से कीचड़ हटाया गया, तब कहीं जाकर लोग अपने घर पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होना है। इससे पहले पीएम मोदी मिशन हिमाचल में जुट गए हैं। आज से पीएम मोदी 2 दिन के हिमाचल दौरे पर रहेंगे।
15 दिन के भीतर पीएम मोदी एक बार फिर मिशन हिमाचल में जुट गए हैं। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी आज धर्मशाला पहुंचेंगे। कचहरी रोड से धर्मशाला स्टेडियम तक रोड शो करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी HPCL स्टेडियम में होने वाले मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। 200 से ज्यादा मुख्य सचिव और एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। 2 दिन तक पीएम मोदी की मौजूदगी में मंथन होगा। केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर जोर होगा। विकास, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ 2047 का रोड मैप तैयार करना है। और आइए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, जिसको लेकर विपक्ष और सरकार दोनों ही एक्शन में है। विपक्ष में बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं बीजेपी विरोधी दलों के साथ, उनके नेताओं के साथ संपर्क में है। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना के साथ ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सरकार और विपक्ष दोनों फुल एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली में बुधवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की और किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। विपक्ष की बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई उनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम शामिल है। हालांकि खबर है कि बैठक के दौरान ही शरद पवार ने ममता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस बीच बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सक्रिय हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जैसे दिग्गज नेताओं से फोन पर बात की। हालांकि खबर है कि विपक्ष के नेताओं ने राजनाथ से पहले एनडीए उम्मीदवार का नाम बताने की मांग की है। अमेरिकी फेडरल बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है। फेडरल बैंक ने ब्याज दर में 0.75% का इजाफा कर दिया है। 28 साल के बाद फेडरल बैंक ने इतनी ज्यादा ब्याज दरों में इजाफा किया है। माना यह जा रहा है कि इसका जो असर पड़ेगा वो भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा और रुपयों में गिरावट भी आएगी। अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए अमेरिका के सबसे बड़े बैंक फेडरल रिजर्व ने 28 साल बाद पहली बार ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की है। अमेरिका का ये कदम बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। अमेरिका 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेल रहा है। मई में अमेरिका में महंगाई दर 8.6% दर्ज की गई थी। फेडरल बैंक के ब्याज दरों में इजाफे से अमेरिका को महंगाई से राहत मिल सकती है, लेकिन भारत समेत दुनिया भर के देशों को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। फेडरल बैंक के ब्याज दर बढ़ाने से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घट सकती है। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की निकासी बढ़ सकती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। अमेरिकी और भारतीय बॉन्ड के बीच अंतर बढ़ेगा। फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपए पहले से ही अपने निचले स्तर पर है। ऐसे में अमेरिकी बैंक का यह कदम भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के बयान को लेकर दुनिया में भारत की किरकिरी हुई है और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही नूपुर को धमकियां मिलने लगी तो हिंदूवादी संगठन नूपुर के समर्थन में खड़े हो गए। इन्हीं धमकियों से नूपुर के प्रति सहानुभूति की भावना लोगों में पैदा हो गई और वो भावना सड़कों पर समर्थन में उमड़ पड़ी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। बेशक बेशक। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा। मुफ्ती ने नूपुर शर्मा को धमकी दी तो उनकी ढाल बन गए आरा के हिंदूवादी संगठन। जय श्री राम। ये कट्टर हिंदू है। तुम्हारे धर्म ग्रंथ के अनुसार जो उसमें उल्लेख है वही तो नूपुर शर्मा ने बोला है। फिर मिर्ची क्यों लग रही है? फतवा जारी कर रहे हो कि नूपुर शर्मा का सर धड़ से अलग कर देंगे। तुम्हारे लिए संभव है क्या आज के डेट में? कोई फर्क है क्या?
आज भारत का बच्चा बच्चा हिंदू जगा हुआ है और तुम्हारे गलती का इंतजार कर रहा है कि तुम गलती करो और उसका जवाब पाओ। फिर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम मुसलमान इसको कभी मान नहीं लेंगे। बीजेपी के एक प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उसने क्या बयान दिया आपको पता है? उसने मेरे नबी की शान में कितनी गुस्ताखी की आपको पता है? मौलाना ने नुपुर को चेतावनी दी तो जवाब मिला हाजीपुर से। नुपुर शर्मा के समर्थन में हम हिंदू राष्ट्रवादी यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान से कामना की है कि हमारी बहन को और ऊर्जा दे और इसी तरीके से विधर्मियों का पर्दाफाश करते रहे कि एक शेरनी ने पूरे हिंदुस्तान के हम बहुसंख्यक हिंदुओं को जगाने का काम किया। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर सियासत में हंगामा मचा। मुस्लिम नेताओं के तीर नुपुर पर चले। सरकार ने जो करना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया है, उसकी हमारी मांग बदस्तूर जारी रहेगी। गिरफ्तार किया जाना चाहिए, धरना देना है। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? तो बीजेपी के नेता और सांसदों तक की तिलमिलाहट बाहर आने लगी। मैं नुपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है और सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। ये वक्त का ही फेर है कि कल तक जो नुपुर शर्मा अपने एक बयान से उठे विवाद के चलते बीजेपी से निलंबित हो गई थी, उनके समर्थन में कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था। अब मुस्लिम संगठनों से मिल रही धमकियां ही उनकी ढाल बन गई हैं। अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही है। एक तरफ देश में नुपुर शर्मा के विरोध में हिंसा की आग भड़की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के लिए नुपुर शर्मा हिंदुत्व की नई पोस्टर गर्ल बनकर उभरी हैं। आरा हो, हाजीपुर हो, अब हिंदू संगठनों के लिए नुपुर शर्मा रोल मॉडल बन गई हैं। हिंदू लोगों की संवेदना उनके साथ जुड़ गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान की सजा नुपुर को बीजेपी से निलंबित होकर चुकानी पड़ी, लेकिन अब बहुत से हिंदू संगठन उनके साथ आ खड़े हुए हैं। श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना, साधु संत और बीजेपी के कई नेता और सांसद तक नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। आखिर नुपुर के लिए अचानक ये भावना क्यों उमड़ी? उसके पीछे हिंदूवादी संगठनों के अपने तर्क हैं। नुपुर ने माफी मांग ली तो धमकी क्यों? नुपुर पर कार्रवाई हो गई फिर धमकी क्यों? बयान नुपुर ने दिया फिर परिवार को धमकी क्यों? मुस्लिमों को सजा देने का अधिकार किसने दिया? और नुपुर के लिए जागी इस संवेदना में तड़का लगाने का काम किया कर्नाटक के बेलगाम की इस तस्वीर ने। इस तस्वीर का असर ऐसा हुआ कि पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद तक सोशल मीडिया में बिफर गए। और अब तो नुपुर शर्मा को लेकर शहर शहर आरती और चालीसा का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर भी देखिए, जहां विश्व हिंदू परिषद नुपुर के समर्थन में बजरंगबली के दरबार में चालीसा पाठ कर रही है। कुछ लोग इस देश के कानून को भीड़ के दम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि देश का कानून संविधान से चलेगा, भीड़ से नहीं चलेगा। अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो भीड़ फिर हर तरफ इकट्ठी होगी। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जमकर बहस चल रही है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने नुपुर के समर्थन में ट्वीट किया, माफी मांग चुकी महिला के खिलाफ पूरे देश में नफरत है, उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष उदारवादियों ने चुप्पी साध रखी है, वे निश्चित रूप से बहरे हो गए हैं। इस पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जवाब दिया, इन्हें बुलडोजर की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन नफरत का जवाब नफरत नहीं होती। नुपुर शर्मा ने पैगंबर का अपमान करके गलती की, लेकिन उस गलती की सजा उन्हें उनकी पार्टी दे चुकी है। कानूनी कार्रवाई चल रही है, कानून अपना काम करेगा।
लेकिन नुपुर को मिल रही धमकियों ने उन्हें हिंदुत्व की नई पोस्टर गर्ल जरूर बना दिया। वैसे तो नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। नुपुर के खिलाफ दिल्ली से महाराष्ट्र तक एफआईआर भी हो चुकी है, लेकिन दुनिया के छठे हुए आतंकी संगठन नुपुर को धमकी दिए जा रहे हैं। इन धमकियों की मुस्लिम नेता और धर्मगुरुओं ने कभी निंदा नहीं की। ओवैसी जैसे नेता भी बच्चों के हाथ में पत्थर देने वालों पर खामोश है। कभी कभी तो ऐसी नेताओं की भाषा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान से मेल खाने लगती है। देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस रिपोर्ट में। जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं और ये गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता हूं। जो भाषा ओवैसी बोल रहे हैं वही भाषा इमरान भी बोले हैं। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले। सरकार पर जैसे आरोप ओवैसी ने लगाए हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे प्रधानमंत्री, ठीक वैसे ही आरोप इमरान खान भी लगा रहे हैं। एक ही सोच, एक ही नजरिया और एक जैसी ही बयानबाजी। फर्क बस इतना है कि एक सरहद के इस पार है, दूसरा उस पार। एक अपने हैं, दूसरा दुश्मन। लेकिन अफसोस कि जब पत्थरबाजों का मामला आया तब दोनों एक ही पाले में दिख रहे हैं। नुपुर शर्मा का मामला देश का अंदरूनी था, लेकिन मंच से ओवैसी इतना चीखे कि विरोध की आवाज सरहद लांघकर इमरान खान के कानों तक पहुंच गई और इमरान ने ओवैसी के भाषण के शब्दों को थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर ट्विटर पर कॉपी पेस्ट कर दिया। लिखा, भारत सरकार ने मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए उनका घर तोड़ा है, ये अमानवीय है, फांसीवादी कार्रवाई है जिसकी निंदा होनी चाहिए। ये इजराइल की तर्ज वाली कार्रवाई है। बात अब तो ट्वीट के आगे भी बढ़ चुकी है, क्योंकि सत्ता से बेदखल इमरान ओवैसी की उंगली पकड़कर उनके पीछे पीछे हो लिए हैं। सऊदी अरेबिया ने, अरब इमारत ने, मालदीव्स ने, बहरहाल 12-13 ममालिक ने कहा तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आ गए और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे प्रधानमंत्री। मैं इनको कहता हूं कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी पार्टी है, जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ है। कल ही खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान 7000 ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है और ओवैसी ने पाकिस्तान को एक और मौका दे दिया। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ओवैसी पाकिस्तानी एंटी इंडिया मुहिम का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। जो जड़ें इमरान खान की जिन्ना के विचारों में हैं, वही जड़ें ओवैसी के पूर्वजों रजाकारों की भी वहीं पर हैं और स्वाभाविक तौर पर भारत और भारतीयता का विरोध करना ही इमरान खान का भी शगल है और उसी में ओवैसी को भी आनंद की अनुभूति होती है। AIMIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ना तो पाकिस्तान से कोई मकसद व मतलब है, ना इमरान खान से कोई मकसद व मतलब है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और वो हम कराते रहेंगे। ओवैसी कहते हैं कि नुपुर पर कार्रवाई होती तो हिंसा की नौबत नहीं आती, लेकिन सच ये भी है कि अगर ओवैसी पत्थरबाजों को भी नुपुर जितना ही कसूरवार ठहराते तो कानपुर के बाद प्रयागराज शायद नहीं होता। सच ये भी है कि ओवैसी के चश्मे से सिर्फ सरकार की गलतियां दिख रही हैं, पत्थरबाजों की नहीं। ओवैसी को रांची में बहे खून का तो अफसोस है, लेकिन पुलिस का लहू उन्हें लहू नहीं लगता। वो सब कुछ कहने के बाद आखिर में ये चिपका देते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना प्यारे, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना। ये यहां पर बॉर्डर है,
हमने कहा उधारी हम इधारी, बॉर्डर है ना, हमारे ऊंट भी नहीं जाते तो हम कहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आइए अब बड़ी खबर आपको बता दें, सेना में नई भर्ती योजना का लगातार विरोध हो रहा है। बिहार के जहानाबाद में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने रेल ट्रैक पर प्रदर्शन किया, रेलवे ट्रैक पर पहुंचे ये छात्र और जमकर विरोध जताया। रेल रोक दी, जबकि काका मोड़ इलाके में छात्रों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टायर जलाकर सड़कों पर उतरकर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए, अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए। सेना में नई भर्ती योजना का ये छात्र विरोध कर रहे हैं, युवा विरोध कर रहे हैं। अलग अलग जगह से लगातार इस विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो ये बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, बिहार के जहानाबाद में, जहां एक तरफ छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया, रेल रोक दी, जबकि दूसरी ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं काका मोड़ इलाके में भी छात्रों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, गाड़ियों को रोक दिया गया और बीच रास्ते पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के जहानाबाद में रेल रोको प्रदर्शन छात्रों की तरफ से, युवाओं की तरफ से। बता दें कि सेना में जो नई भर्ती योजना केंद्र सरकार लेकर आई है उससे ये छात्र नाराज हैं, संतुष्ट नहीं हैं। जहानाबाद से हमारे संवाददाता रंजीत राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, अभी वहां पर क्या स्थिति है? छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर। जी, रेलवे ट्रैक पर अभी थोड़ा मामला शांत हो गया है, लेकिन सड़कों पर छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र इतने गुस्से में हैं कि वो टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर वो 4 साल की नौकरी करेंगे तो सेना में 4 साल की नौकरी के बाद अगर वो फिर क्या करेंगे, अपने परिजनों को फिर कैसे खिलाएंगे, इस बात को लेकर छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है। जी रंजीत, प्रशासन की तरफ से क्या कोई कदम अब तक उठाया गया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पर ना बने? क्योंकि ट्रैफिक रोक दिया गया, रेल रोक दी गई, लोगों को दिक्कत हो सकती है इससे। जी, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और घटना की, क्योंकि ये घटना पहले सुबह की है और खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, प्रशासन नगर थाने की पुलिस वहां और रेलवे पुलिस वहां पहुंच गई है और लड़कों को, छात्रों को समझाने का और जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक रंजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जब रेल रोक दी गई, रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और सुबह सुबह ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जैसे ही प्रशासन तक ये खबर पहुंची, पुलिस की टीम पहुंचती है और वहां से तितर बितर भीड़ को किया जाता है। हालांकि रंजीत, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब रेलवे ट्रैक से लोगों को हटा दिया गया है और एक बार फिर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कल लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ की। शुक्रवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब तक 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सुरक्षा के बीच राहुल गांधी आज तीसरे दिन ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच रहे हैं। बुधवार ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से सवाल जवाब हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों पर शोले भड़क रहे थे। राहुल गांधी से ईडी के सवाल जवाब से आहत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कल लगातार तीसरे दिन भी जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें ईडी दफ्तर के दूसरे तरफ की है, मान सिंह रोड की है, जहां पर यूथ कांग्रेस के नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी उग्र प्रदर्शन जो है अब वो हो चला है। टायर में आग लगा करके यूथ कांग्रेस के जो नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी के सवालों का सिलसिला 13 जून यानी सोमवार को शुरू हुआ था। 3 दिनों में राहुल गांधी से 30 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। बुधवार को 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई। उससे पहले मंगलवार को 11 घंटे 30 मिनट, सोमवार को 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। राहुल गांधी को कल यानी शुक्रवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पिछले 3 दिनों के दौरान राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े 25 से 30 सवाल पूछे जा चुके हैं। सूत्रों की माने तो ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। राहुल गांधी से पूछने के लिए
ईडी के पास अब भी कई सवाल है, लिहाजा शुक्रवार को फिर तलब किया गया है। इस बीच आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। पार्टी राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलने का समय भी मांगेगी। तो वहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। पुलिस पर बदसलूकी का आरोप है। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल राहुल से हो रहा है। पूछताछ एक सरकारी एजेंसी कर रही है, लेकिन गुस्से में है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस का आरोप है कि उनके सत्याग्रह को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। आज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिस प्रकार से अंदर घुसकर के पुलिस ने जो यहाँ पर आतंक मचाया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बुधवार को पुलिस और अर्धसैनिक बल ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में घुसकर मौजूद नेताओं और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस ने देश भर में राजभवनों का घेराव करने का फैसला किया है। पूरे देश के अंदर राजभवनों का घेराव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार के इशारे पर ये हो रहा है और राजभवन जो है वो मोदी सरकार का प्रतिबिंब है। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सुबह 11:30 बजे राजभवन का घेराव करेंगे। यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे राजभवन का घेराव करेंगे। कमलनाथ के नेतृत्व में भोपाल में सुबह 11 बजे राजभवन का घेराव शुरू होगा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर में सुबह 10 बजे राजभवन का घेराव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में जम्मू में सुबह 10:30 बजे राजभवन का घेराव होगा। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बाद नुपुर शर्मा के समर्थन में खुलकर आवाज उठने लगी है। एक बड़ा ज्वलंत विषय है नुपुर शर्मा वाला। मैं महिला हूं, ये विषय नहीं रखूंगी तो ये पूरा नहीं होगा। नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध के बाद अब नुपुर के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल के विवादित बयान से सियासत गर्मा गई है। मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, वो मैंने पहले भी देखी थी। एक मॉडर्न नेता शायद कश्मीर के थे, जिस भाषा में वो बोल रहे थे कि पता नहीं कितने कितने भगवान होते हैं इन हिंदुओं में, कोई राम है, कोई लक्ष्मी है, कोई वैभव लक्ष्मी आ गई, कोई गणेश है। इतनी अभद्र भाषा में टिप्पणी थी कि देखकर खून खौलता और लगता है इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया है। नुपुर के लिए फांसी की मांग करने वालों पर भी सुनीता दयाल हमलावर नजर आई। लोग कहते हैं कि नुपुर को फांसी दे दी जाए। अरे फांसी तो उसको दो जो वीडियो चला रहा है। कभी उसको एक बार फांसी दी होती तो समझ में आता। इस बीच नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भड़के हिंसा के विरोध में बजरंग दल ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बजरंग दल दिल्ली, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन करेगा। देश भर में बढ़ती कट्टरपंथी घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। यूपी हिंसा के बाद से बुलडोजर की एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। जमीयत उलेमा हिंद ने यूपी सरकार के एक्शन पर रोक की मांग की है। हिंसा के आरोपियों पर चल रहा है यूपी सरकार का बुलडोजर, विवादों में घिर गया है।
बुलडोजर का विरोध करने वाले लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर विवाद पर सुनवाई होगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने सर्वोच्च अदालत में अर्जी दी है। जमीयत उलेमाए हिंद की लीगल सेल के सचिव गुलजार अहमद आजमी के हस्ताक्षर से दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर गिराए गए, नोटिस देने के नियमों का प्रशासन पालन नहीं कर रहा है, जानबूझकर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, जो रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट का उल्लंघन है। यूपी सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। हालांकि अधिकारियों की दलील है कि तय नियमों के हिसाब से ही कार्रवाई हो रही है। हालांकि किसकी दलील में कितना दम है, ये सुप्रीम कोर्ट में साफ हो जाएगा। तो वहीं कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की बिल्डिंग पर बुलडोजर चल सकता है। अवैध निर्माण पर जफर के घर के बाहर कानपुर प्रशासन नोटिस चस्पा कर चुका है। दस जून को प्रयागराज में हिंसा हुई और 12 जून को आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर चल गया। यूपी सरकार का बुलडोजर अब प्रयागराज से कानपुर की तरफ मुड़ चुका है। बुधवार को कानपुर विकास प्राधिकरण ने हिंसा के आरोपी जफर हाशमी की एक प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें लिखा है कि नक्शे के विपरीत मकान का निर्माण किया गया, आवास बनाकर हॉस्टल का संचालन हो रहा है। प्राधिकरण के दफ्तर आकर लिखित जवाब दें और बताएं कि क्यों न इस अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए। 30 जून तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण का ये नोटिस जफर की बजाय शहीदा जफर के नाम से दिया गया है और जवाब देने के लिए बाकायदा 15 दिन का समय भी दिया गया है। कानपुर में कार्रवाई पर प्रशासन पर आरोप लगे थे कि नोटिस के 2 दिन के भीतर ही प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। ऐसे में कानपुर विकास प्राधिकरण विवादों से बचने के लिए नियमों के मुताबिक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर मौलाना तौकीर रविवार को धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले उन्हें शुक्रवार को करने वाले थे धरना प्रदर्शन। तौकीर रजा के ऐलान के बाद स्थानीय पुलिस सतर्क हो गई है। इस बीच आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अपने प्रदर्शन को रविवार तक के लिए टाल दिया है। अब ये धरना शुक्रवार की जगह रविवार को होगा। हमारा प्रदर्शन इतवार आने वाले इतवार को होगा और उसमें किसी किस्म की नारेबाजी नहीं की जाएगी, प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जाम नहीं किया जाएगा, सड़कों पर घेराव नहीं किया जाएगा। जुम्मे की नमाज को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को धरना न करने की अपील की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धरना प्रदर्शन स्थगित करने को लेकर एबीपी न्यूज के सवाल पर तौकीर रजा भड़क उठे। वो सब बात कायदे से करो, बात जबान अपनी ठीक रखो, बात कायदे से करो। किसने बमबारी की है? किसने बमबारी, मुझे बताओ किसने की है? क्यों लोग पेट्रोल बम वगैरह उन्हीं के पास मिले? सब पुलिस की साजिश है, पुलिस ने दंगा भड़काया है, पुलिस की साजिश से दंगा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर मौलाना तौकीर ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और वहीं रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब पोस्टर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। मंगलवार की शाम हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगे और 5 मिनट के अंदर उतर भी गए। वजह का तो पता नहीं, लेकिन इस पोस्टर पर झारखंड में पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गई है। क्या देंगे, पोस्टर लगा दीजिएगा। झारखंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पोस्टर हटाने के लिए सीएम का धन्यवाद दिया। हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, हिंसा में मारे गए युवकों को शहीद करार दिया है। उनको शहीद का दर्जा दीजिए, नौकरी दीजिए और 50-50 लाख का मुआवजा दीजिए। पोस्टर विवाद को झारखंड में राज्यपाल बनाम हेमंत सरकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार दबाव में है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पोस्टर हटाने का ठीकरा हेमंत सरकार पर फोड़ते हुए आरोपियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने का आरोप लगा दिया। सरकार दबाव में है और सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन, तो ऐसी तो सरकार को मैंने पहली बार देखा कि भाई इतनी भी कमजोर सरकार हो सकती है। ये तो उस दिन दिखाई पड़ा। दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन के नेता भी बीजेपी और राज्यपाल दोनों पर हमलावर हैं। राज्य किस तरह से, किस हालात से गुजर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है।
हमें शांति को और ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आपदा में अवसर तलाश करती है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के संवेदनशील मामलों में हम लोगों को बहुत संयम से काम लेना चाहिए। शुक्रवार को रांची में हिंसा हुई थी, जिसमें गोलियां तक चली थी। फिलहाल स्थिति काबू में है और आरोपियों की धरपकड़ चल रही है। पुलिस लॉकअप में पिट रहे युवकों के वायरल वीडियो का पूरा सच सामने आ गया है। एबीपी की टीम युवकों के परिवार तक पहुंची है। कौन है पुलिस लॉकअप में पिट रहे युवक? पिट रहे युवकों का क्या है गुनाह? किस थाने में युवकों की हो रही है पिटाई? वायरल वीडियो से उठे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी की टीम युवकों के परिजनों तक पहुंची। वीडियो को देखकर सुभान की मां रो पड़ी। उसके बाद जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। सलमान को उसकी तो तबीयत खराब थी। 5 बजे उसको खबर आ गई उसके दोस्त की कि उसको पुलिस ले गई। बस एकदम से गाड़ी लेके गया, देखते हैं उसे वहीं बिठा लिया बस। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन हमारी पड़ताल में सब कुछ सामने आ गया। पिटाई की वीडियो है, इसके लिए पुलिस वाले मना कर रहे हैं, शायद यहाँ की नहीं है वीडियो। क्या कहेंगे कि वीडियो ही? जी, वो जो वीडियो में जो आ रहा है, जो येलो कलर के जो कुर्ते में आ रहा है, वो मेरा भाई है। ये वीडियो सहारनपुर का है। परिजनों के मुताबिक 10 जून को सहारनपुर में भड़की हिंसा के बाद इन युवकों से पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई थी। वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस की कस्टडी के अंदर कुछ युवकों की पुलिस कर्मियों द्वारा बेरहमी से पिटाई की जा रही है। तो इसमें कुछ युवक हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, वो सहारनपुर के युवक हैं और उनकी पिटाई सहारनपुर की सिटी कोतवाली में की जा रही है। पुलिस लॉकअप में पीटे जा रहे एक युवक का नाम सुभान है, जबकि दूसरे का नाम आसिफ है। दोनों युवक लकड़ी पर कारीगरी का काम करते हैं। राज्य तय करे कि एक घर में कितने बच्चे हो। जनसंख्या को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। बढ़ती जनसंख्या की चुनौती से निपटने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राज्यों को विशेष भूमिका निभाने की बात कहकर नई बहस छेड़ दी है। मोहन भागवत ने कहा है कि आपके घर में कितने बच्चे हो ये राज्य तय करे। राज्य सब कुछ करेगा, स्टेट फिजिकल बात है। राज्य सब कुछ करेगा, राज्य सबका नियंत्रण करेगा। राज्य आपको सब देगा, तो राज्य आपके घर में बच्चे कितने चाहिए ये भी राज्य तय करेगा। आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल मुजफ्फरनगर और मेरठ का दौरा किया। इस दौरान नीर फाउंडेशन के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने जल नीति के साथ जनसंख्या नीति बनाने पर भी विशेष जोर दिया। हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होना है। इससे पहले पीएम मोदी मिशन हिमाचल में जुट गए हैं और आज से पीएम मोदी 2 दिन के हिमाचल दौरे पर रहेंगे। 15 दिन के भीतर पीएम मोदी एक बार फिर मिशन हिमाचल में जुट गए हैं। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी आज धर्मशाला पहुंचेंगे। कचहरी रोड से धर्मशाला स्टेडियम तक रोड शो करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी एचपीसीएल स्टेडियम में होने वाले मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। 200 से ज्यादा मुख्य सचिव और एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। 2 दिन तक पीएम मोदी की मौजूदगी में मंथन होगा। केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर जोर होगा। विकास आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ 2047 का रोड मैप तैयार करना है। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की, जिसको लेकर विपक्ष और सरकार दोनों एक्शन में है। विपक्ष में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं से संपर्क कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना के साथ ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सरकार और विपक्ष दोनों फुल एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली में बुधवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की और किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। विपक्ष की बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई उनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम शामिल है।
हालांकि खबर है कि बैठक के दौरान ही शरद पवार ने ममता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस बीच बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सक्रिय हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जैसे दिग्गज नेताओं से फोन पर बात की। हालांकि खबर है कि विपक्ष के नेताओं ने राजनाथ से पहले एनडीए उम्मीदवार का नाम बताने की मांग की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब एक और गिरफ्तारी हो गई है। होशियारपुर से लॉरेंस का एक और साथी गोरा गिरफ्तार किया गया। गोल्डी बराड़ का जीजा है गोरा। होशियारपुर की जेल में गोरा बंद था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लगातार जांच तेज होती जा रही है और अब एक और गिरफ्तारी हुई है। होशियारपुर से लॉरेंस का एक और साथी गोरा गिरफ्तार किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी है? एक और गिरफ्तारी हुई है आज? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कल ही लॉरेंस से पूछताछ पंजाब पुलिस ने शुरू की थी और कल होशियारपुर जेल में बंद एक गोरा नाम के शख्स को सीआईए स्टाफ जो खरड़ बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ लगता जो एरिया है वहां पे लेके आई है, जहाँ जिस एरिया में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही थी वहीं पर ही गोरा को लाया गया। और गोरा वो शख्स है जो गोल्डी बराड़ आपको याद होगा कनाडा में बैठा वो बंदा जिसने धमकी दी थी, जिसने कहा था कि मैंने कत्ल करवाया है, जिसने इस कत्ल की जिम्मेवारी ली थी, वो गोल्डी बराड़ का जीजा है। तो रिश्तेदारी में अगर बात की जाए तो गोल्डी बराड़ और गोरा दोनों जीजा साला है। तो गोल्डी बराड़ के जीजा को होशियारपुर जेल में बंद था गोरा, तो होशियारपुर जेल से प्रोडक्शन ब्रांच पे लेके आई है पुलिस और इस मामले में एक गिरफ्तारी कह सकते हैं और जल्द कहा जा रहा है कि इस मामले में खुलासा हो सकता है। इससे पहले 2 लोगों को मोहाली से भी गिरफ्तार किया गया था, जिससे कहा गया था कि हथियारों की बरामदगी भी जल्द कर ली जाएगी। जो हथियार इस पूरे मसले में इस्तेमाल किए गए हैं कि अभी तक कोई भी वेपन नहीं मिला है पुलिस को, तो कहा जा रहा है कि मोहाली से जो लोग मिले थे उनसे वेपन की रिकवरी भी की जा सकती है। और इसके अलावा पुलिस जो भी लॉरेंस बिश्नोई नाम उगल रहा है तो उन लोगों को तुरंत उनके सामने लाया जा सकता है। तो रोहित, ये मानकर चले कि इस मामले को लेकर गोरा की पेशी होगी अदालत के सामने और उसके बाद इसको रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ शुरू होगी जल्दी? जी बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा क्योंकि पहले से ही वो जेल में बंद था, इसलिए जेल से डायरेक्ट पूछताछ के लिए प्रोडक्शन ब्रांच से शायद होशियारपुर कोर्ट में कल पेश भी कर दिया होगा और उसके बाद ही आज ये सीधा सीआईए स्टाफ पूछताछ के लिए लेकर आ चुके हैं सर। तो यानी कि इससे जो लोग जुड़े हुए हैं कुछ और नामों का खुलासा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक पूरी चेन होती है। मैं पहले भी इस चीज को कहता हूँ कि पंजाब की जेलों से एक बहुत बड़े नेटवर्क चलते आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो गोरा को भी जेल से लाया गया है, लॉरेंस तिहाड़ जेल में बैठा था। इस पहले अगर बात कर ले तो बहुत से गैंगस्टर्स या इससे जुड़े हुए लोग थे जो पंजाब की फिरोजपुर जेल से बैठे हुए थे। अगर आप केकड़ा की भी बात करोगे तो केकड़ा भी वो बंदा है जो पहले कुछ समय जेल काट के आया। तो जो लोग जेल जा चुके हैं अभी पैरोल पे बाहर आए हुए हैं, तो उनका जो एक नेटवर्क तैयार हो चुका है जहाँ जो लोग जेल के अंदर बैठे हैं वो अंदर से बैठे इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जेल के ऊपर भी सख्ती करनी होगी। जेल में एक मोबाइल नेटवर्क को तोड़ना होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जेल में बैठकर ही जो अपनी गैंग चलाते रहते हैं। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, पंजाब में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जब पंजाब पुलिस ठीक है रोहित, तो ये अहम गिरफ्तारी है। जाहिर तौर पर आगे जब पूछताछ होगी तो कुछ खुलासे भी हो सकते हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।